Hello and welcome, friends. I am Sarthak Singh, and as we gear up for this UPSC Mains Exam 2025, there are some last minute tips that I thought that I would share with you, which can help you in exam hall, which can help you in relaxing or calming your mind, your nerves, and it can also help you increase a few marks while attempting the paper. So there are few tips, few words of wisdom that I gained out of my experience of giving 3 mains and appearing for 3 interviews. So that means clearing 3 mains successfully. So I realized there are few things that should one should keep in mind. And most of these things I have found taken I have gained it from my reading of Srimad Bhagavad Gita that I read as a hobby. I also mentioned in my UPSC DAF and from the reading of Mahabharata. There are few learnings that we can use. First and very prominent one is कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. तो जो हमारा जो अधिकार है वो हमारे कर्म पे है and you do not have the chances or you do not have the right to think about its fruits. तो आपने अपना कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं रखनी है. जब आप अपना कर्म करेंगे, when you write the exam in a manner that you are only concerned with writing the demand of the question in the answer, you are only aimed at addressing the question, then you can see that you will perform better. और जब आप ये सोचेंगे कि क्या ये पॉइंट अच्छा है, क्या ये पॉइंट अच्छा नहीं है, या ये एग्जाम्पल अच्छा है या ये एग्जाम्पल अच्छा नहीं है, क्या मैं इसको कंक्लूजन में लिख दूं, एग्जामिनर को पसंद आएगा या नहीं आएगा, अगर आप ये सारी बातें सोचेंगे तो इन सब बातों से होगा ये कि हमारा जो कर्म है उस पे से हमारा फोकस कम हो जाएगा. तो हमें उस पे अपना फोकस बनाए रखना है. यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज योर ड्यूटी. योर ड्यूटी इज टू राइट आंसर्स दैट आर सूटेबल टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. सिर्फ इतना आपने करना है और हर आंसर में आपने बस ये ध्यान रखना है कि आप हो, आपका पेन है और आपकी आंसर शीट है. उसके आगे की बात आपको नहीं सोचनी कि क्या ये इंट्रोडक्शन अच्छी है. अगर मुझे इंट्रोडक्शन नहीं याद आ रही तो कुछ लोग बहुत टाइम लगा देते हैं इंट्रोडक्शन सोचने में, उससे फिर लेटर ऑन पेपर छूट जाता है. तो वो सारी बातें जब आती हैं जब आप ये सोचते हैं कि एग्जामिनर को ये कैसा लगेगा. पर आपका टारगेट ये होना चाहिए कि क्या मैं इस क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कर सकता हूँ, क्या मेरे पास नॉलेज है, कंटेंट है जो मैं इस क्वेश्चन में एड्रेस कर सकता हूँ. तो उतना अगर आप सोचेंगे, उतनी अगर आप बात ध्यान में रखेंगे कि मेरे को अपना कर्म करना है, मुझे ये आंसर लिखना है टू एड्रेस द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये आप एवरी क्वेश्चन में करेंगे, तो यू विल रियलाइज यू विल परफॉर्म बेटर and you will also be calm, you will also be composed, because you know all you have to do is answer the question. That is all that is required. You do not have to think about कि कल मेरा पेपर कैसा होगा. You do not have to think about कि ऑप्शनल के पेपर्स तो मैंने तैयार ही नहीं करे या मैंने लिख के नहीं देखे, वो कैसे होंगे. You also do not have to think about what has happened, कि मेरा ऐसे का पेपर अगर आपके अकॉर्डिंग अच्छा नहीं हुआ तो आप उसके बारे में भी नहीं सोचेंगे. दिस ब्रिंग्स टू द सेकेंड लेसन दैट यू हैव टू रिमेन इन द प्रेजेंट मोमेंट. आप जहाँ पर हैं, आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या 2 एग्ज़ाम्स के बीच में आप ब्रेक में लंच कर रहे हैं, तो आप उस वेरी मोमेंट पे प्रेजेंट रहिए. आगे और पीछे की आपने चिंता नहीं करनी है, बिकॉज द मोर यू थिंक द मोर वर्स सिनेरियोज यू विल बी एबल टू थिंक. हमारे साथ एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के ड्यूरिंग ऐसा होता है ना कि हमें कभी कभी लगता है पेपर पूरा नहीं हुआ तो मेरा तो क्या करूँगा मैं, अगर सारे क्वेश्चन ऐसे हुए जो मुझे नहीं आते हुए तो क्या करूँगा. तो ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट अ क्रिएशन ऑफ योर माइंड एंड दीज आर नॉट द रियलिटीज़. अगर आपने तैयारी करी है सीरियसली, अगर आपने डिलीजेंटली 1-1.5 साल पढ़ाई करी है, तो यू विल नो थिंग्स एंड द थिंग्स विल कम टू योर माइंड इफ़ यू हैव रिवाइज्ड देम एनफ. ये चीज़ है. तो हमें क्या करना है, उसी मोमेंट में रहना है. और मोमेंट में रहने के लिए क्या कर सकते हैं, what I used to do and what many people also suggest, that you can start to take deep breaths. आप deep breaths लीजिए, inhale, exhale by taking 5-10 seconds deeply and that will calm down your nerves. और जब ऐसा होता है, when the nerves are calmed down, then you will be able to perform in a optimum manner. Then third thing is, what has been done has been done. If you were preparing for this exam, well and good. If you were not able to write
as many tests, as many mock tests as you thought in June that you would, then also it is good. अगर आपके टारगेट्स पूरे हुए या आपके टारगेट्स 50% पूरे हुए या आपके टारगेट 70% पूरे हुए, इट इज़ ऑल गुड, क्योंकि अब हो चुका है. नाउ इट इज़ द टाइम टू परफॉर्म. अगर आपके 70% टारगेट्स भी पूरे हो रहे थे डेली पिछले 1 डेढ़ 2 महीने में, और आप अपने माइंड को काम रख के अगर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, देन ऑल्सो यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ द पर्सनैलिटी टेस्ट. तो हमें ये नहीं सोचना कि मैं इतने कम टेस्ट लिख के आया हूँ, या मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, या मेरा तो ऑप्शनल का टेस्ट नहीं लिखा है. आपने ऐसी कोई बात नहीं सोचनी है. ऑल यू हैव टू थिंक इज दैट व्हाट हैज़ बीन डन, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट papers in a good language, in a good handwriting, adhering to the demand of the exam. So जो बीत गया सो बात गई, आगे की सुध ले. So you have to take care of the things that lie ahead of you, that are going to come in the near future. उस बात पे हमें ध्यान रखना है. फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम कई बार ये सोचते हैं कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो क्या होगा, अगर मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो मेरी ट्रेनिंग कहाँ होगी. इस बात की डे ड्रीमिंग मैंने सुना है कुछ लोग एग्जाम हॉल के बीच में ही करने लगते हैं, कि अगर किसी को 4 क्वेश्चन नहीं आए GS1 में, तो दे आर ऑल डूम्ड इन देयर थिंकिंग एंड दे ऑलरेडी थिंक अबाउट द नेक्स्ट अटेम्प्ट. और अगर किसी के 2 पेपर अच्छे हो गए, सो दे थिंक वाइल बीइंग इन द एग्जाम हॉल अबाउट द ट्रेनिंग पर्पसेस, अबाउट द ट्रेनिंग थिंग्स. तो हमें ऐसा नहीं करना है. आपको ये ध्यान रखना है कि आगे क्या होगा और पीछे क्या होगा, वो आपके हाथ में नहीं है. सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, you will, whether you will gain good marks or you will not gain good marks in essay is not your concern. Your concern should be to remain stable minded in any question that you face. हो सकता है 3 क्वेश्चन पहले ऐसे हों आपके पेपर के जो आपको ना आते हों, फिर भी आपको संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि आगे नेक्स्ट 17 क्वेश्चंस आते होंगे. हो सकता है मुश्किल क्वेश्चंस शुरू में दे दिए गए हों, हो सकता है कुछ टॉपिक्स आप ना पढ़ के आए हों इसलिए नहीं आ रहे. बट when you remain stable headed, when you remain calm headed, then you are able to come up with the answers using your common sense for the questions in the exam hall. जैसे ट्विस्टर्स वाला क्वेश्चन था, जब मैं उसको एग्जाम हॉल में लिख रहा था, मैंने पहली बार पढ़ा था, तो मुझे उसका आंसर नहीं आता था. बट जब मैंने ध्यान से सोचा, सो ट्विस्टर्स एज द वर्ड itself suggests कि कुछ ट्विस्ट हो रहा होगा. And there was also hint given in the question that it is happening around Gulf of Mexico. So वहाँ से अगर आप कोई जनरल कॉमन सेंस आइडिया भी लगाएंगे, then you can reach up to the closely to the answer in such questions which you do not have any idea about. So it is always better to write certain things than leaving the question blank. This thing brings us to the next point, that is you write whatever you know. You don't have to write all the answers in an idealistic manner. But you have to write whatever you are able to recall. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, जैसे मैकब्राइड कमीशन एक बार पूछ लिया था यूपीएससी ने, अगर वो आपको नहीं आ रहा, अगर आप नहीं पढ़ के आए हैं, सो उसके ऊपर आपको अपना समय और अपना टाइम लगाने से और अपना दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है. इट इज़ बेटर you save your time in one question and you use that time in other 19 questions in order to enhance their presentation, their content. So अगर एक चीज़ अच्छी नहीं है तो आपने बाकी 19 चीज़ें अच्छी करनी है. अगर 2 चीज़ें अच्छी नहीं है, 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए GS3 में जो नहीं आते, जो बड़े स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो आपने बाकी 18 क्वेश्चंस में फोकस देना है, पर उन 2 को भी एज फार एज पॉसिबल एड्रेस ज़रूर करना है. हमें खाली कुछ नहीं छोड़ना अनटिल एंड अनलेस आपको उस बात का ज़ीरो आइडिया है. अगर किसी चीज़ का ज़ीरो आइडिया है, देन यू आर फ्री टू लीव इट, then obviously you will leave it. There is no point writing wrong statements or wrong answers. But if you have a vague idea about something and it is a random question, so you can write whatever you know about the topic and you can leave the rest. तो इतना करके अगर आप आगे चलेंगे, that will ensure that you have answered all the questions up to your full potential. Another thing that we must keep in mind, that जब हम एग्जाम में अपीयर हो रहे होते हैं, so we always have this tendency to ask our friends, to ask our peers, to ask our classmates, those who are writing the exam in the class, कि what you did right in this answer, कि आपने इस आंसर में क्या लिखा.
उस टेंडेंसी से हमें कहीं ना कहीं बचना चाहिए जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। मतलब ऑप्शनल पेपर 2 जब तक नहीं कंप्लीट हो जाता, तब तक आपने बाकी लोगों ने क्या आंसर लिखा है वो जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानने से आप अननेसेसरी कंपैरिजन में लग जाएंगे कि मैंने इस ऐसे में 3 डायमेंशंस लिखे, उसने 4 लिखे, तो हो सकता है उसे ज़्यादा मार्क्स मिले। ऐसा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता है इन चीज़ों का। और हो सकता है उसने डायमेंशंस ज़्यादा लिखे हों, एग्जाम्पल्स कम लिखे हों, आपने एग्जाम्पल्स और सब्सटैंशिएशन ज़्यादा किया हो। सो आपने कंपैरिजन नहीं करना है जब तक पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता। पेपर कंप्लीट होने के बाद यू आर फ्री, you will get ample amount of time to discuss, you can also discuss things with me, but जब तक आपका एग्ज़ाम पूरा नहीं होएगा, आपने अपने आप को, अपने आंसर्स को किसी और व्यक्ति से कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ईच इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड डिफरेंट वीकनेसेस एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट वी प्ले टू आवर स्ट्रेंथ्स। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जो आपकी स्ट्रेंथ है आपको उसको एनकैश करना है। जो क्वेश्चन आपको अच्छा आता है वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपके एग्जाम हॉल में। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई क्वेश्चन वेग है, वो छूट सकता है, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट कोई आता हुआ क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना। मैंने देखा है लोग बड़े सिंपल क्वेश्चंस एथिक्स के पेपर में छोड़ देते हैं और फिर लेटर ऑन कहते हैं कि मैं ज़्यादा टाइम लगा दिया केस स्टडीज़ में, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं लिख पाया। तो मैं सोचता हूँ कि केस स्टडीज़ में आप ज़्यादा टाइम क्यों लगा रहे हो इंट्रोडक्शंस लिखने में, जो कि पूछी भी नहीं है। यू कैन सिंपली राइट द 5 पार्ट्स ए बी सी डी ई जो पूछे गए हैं, रादर देन राइटिंग द इंट्रोडक्शन आफ्टर अपार्ट फ्रॉम दोज 5 पार्ट्स। बिकॉज अगर किसी क्वेश्चन में 4 या 5 पार्ट पूछ लिए गए हैं केस स्टडी में, दैट इज एम्पल अमाउंट ऑफ थिंग दैट यू विल हैव टू राइट। तो उस क्वेश्चन में आप केस स्टडी अवॉइड कर सकते हैं, केस स्टडीज में इंट्रोडक्शन अवॉइड कर सकते हैं इन केस यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। उसमें इंट्रोडक्शन लिखने की जगह हमें सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस जैसे प्रोबिटी इन गवर्नेंस, इंटेग्रिटी, ऐसे कोई इमोशनल इंटेलिजेंस, ऐसे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि यू विल प्ले विद योर स्ट्रेंथ्स। अगर महाभारत में अर्जुन की स्ट्रेंथ जो है वो धनुष चलाना थी, तो अर्जुन धनुष चला रहा था, धनुष बाण चला रहा था। अगर भीम की स्ट्रेंथ गदा चलाना थी, तो वो गदा चला रहे थे। तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है हम उसी पे ही बैंक करेंगे। जिस टाइप में, जिस फ्रेमवर्क में आपने एसेज सोचे हैं, ब्रेनस्टॉर्म किए हैं अपने प्रिपरेशन के दिनों में, उसी फ्रेमवर्क पे आपने एसे लिखना है एग्जाम हॉल में। कोई भी नया चीज ट्राई करने जाएंगे दैट कैन बैकफायर, बट व्हाट यू नो यू परफॉर्म दैट विद कॉन्फिडेंस, दैट विल गिव गुड मार्क्स। सो हमें ये इंश्योर करना है कि कोई आता हुआ क्वेश्चन छूटने ना पाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने हाईलाइट कर लो, जो आपको अच्छे आते हैं वो आप चाहे तो पहले अटेम्प्ट कर दो कि ये क्वेश्चन तो मेरा नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। दैट विल लीड टू हायर मार्क्स। देन what is one thing that you will realize while appearing for mains? I also realized that time would fly very fast. समय बहुत जल्दी निकल जाएगा इवन एग्जाम हॉल के अंदर भी, और दिन कब होगी रात कब होगा आपको अंदाजा नहीं चलेगा। बट द वर्ल्ड वुड रिवॉल्व एट इट्स ओन पेस, the children would play in the park, people would take the sun while sitting in the park, but you will have to prepare, you will have to work hard for your dreams, you will have to work hard for your exam. So उसका बेस्ट तरीका है trust in God and do the right, trust in the Almighty, trust in the supernatural power that is controlling all of us mortal beings, and do the right. Whatever you feel is the right answer, write that. Whatever you feel is the right essay to attempt, attempt that. Whatever you feel is the right order to attempt that question paper, attempt that. जो आपको सही लगे वो आपने अटेम्प्ट करना। whatever you feel is the right, ऑप्शनल में क्वेश्चन चूज करने होते हैं जो that is the right question to attempt, you attempt that. Whatever your gut feeling says, more often it would be right. So you attempt that and you go with that and have a trust in the faith in the almighty power that would bless you, that would bless your hard work of so much long time to convert into a real tangible result for you. And with this, I wish you all the very best, hoping to see you in the next stage of the exam when we prepare for the personality test. Thank you so much. All the best and take care.